तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज वेलकम है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी के चैप्टर 9 पर। इसके पहले हम इसके 8 चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक के चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में आप लोगों को मालूम ही होगा कि 3 किताबें चलती हैं भूगोल विषय में, जिसमें जो तीसरी किताब है जिसका टाइटल है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी कि फिजिकल जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, उसका तीसरा जो नवा जो चैप्टर है आज इस तीसरी किताब का, वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज इसकी हिंदी होने वाली है। टाइटल इसका है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और टेम्परेचर। मैं फिर एक बार आप सभी लोगों को बता देता हूं कि एनसीईआरटी रिव्यू का मतलब होता है इस चैप्टर का रिव्यू करना, ना कि इस चैप्टर को पढ़ना। तो इस चैप्टर को रिव्यू करते हुए मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो चीज़ें इस चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाली हैं, और इसके बाद ताकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ें तो आपको मालूम हो कि किन किन चीज़ों पर आपको बेसिक रूप से फोकस जो है वो करके यहाँ पर रखना है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको दोस्तों पढ़ने को क्या क्या मिलेगा तो आप देख लीजिए। इसमें पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया, यानी कि इस चैप्टर में जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे अर्थ में वो किस तरीके से होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने को मिल जाएगी। यही पीडीएफ फाइल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मिल जाएगी। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो ऐड लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं तो यही हाईलाइटेड पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, इसको आप पूरा समरी के रूप में पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सोलर रेडिएशन की, यानी कि सौर विकिरण की। दोस्तों क्या होता है कि पृथ्वी का जो पृष्ठ है, यानी कि जो हमारा धरती का सरफेस है, इस पर जितनी भी एनर्जी आती है इसका ज़्यादातर जो भाग होता है वो कैसा होता है, ये लघु तरंगों के रूप में होता है, यानी कि शॉर्ट वेव्स के रूप में होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों होता क्या है कि पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश होता है जो पृथ्वी को मिल पाता है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, और यह परिवर्तन होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के कारण। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो सूर्य है वो क्या है, केंद्र में है, और सारे ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। और चक्कर किस तरीके से लगाते हैं, सवाल भी कई बार पूछा गया। तो वो गोल नहीं चक्कर लगाते हैं, वो कैसा चक्कर लगाते हैं, परवलयाकार लगाते हैं, यानी कि परवल के आकार का लगाते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जब पृथ्वी सूरज से बहुत दूर चली जाती है, एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जब पृथ्वी सूरज के थोड़ा सा पास आ जाती है। तो दोनों सिचुएशन होती हैं। इनसे भी सवाल पूछा गया कि जो सूर्य से अधिकतम पृथ्वी की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, और जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों जब क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है वो 4 जुलाई को सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होती है। किस दिन सबसे ज़्यादा जो दूर होती है, 4 जुलाई को, और इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। ठीक है, क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। उसी जगह पर अगर आप बात करोगे 3 जनवरी की, तो 3 जनवरी के दिन क्या होता है, यहाँ पर सूरज जो होता है वो पृथ्वी जो होती है वो सूरज के सबसे ज़्यादा करीब होती है। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। तो अपसौर और उपसौर को भी जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इन दोनों जगहों से सवाल पूछा जा चुका है कि सूर्य से अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी। डेट भी आपको मालूम होना चाहिए कि 3 जनवरी को जो होता है सबसे कम दूरी होती है, और 4 जुलाई को जो होती है वो सबसे ज़्यादा दूरी होती है। तो 3 और 4 तो बना ही सकते हैं, जनवरी के बाद में जुलाई को याद रखना। तो 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी और 3 जनवरी को सबसे कम दूरी, ये उपसौर और अपसौर की स्थिति होती है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह पर जैसे आप लोग देखते होंगे, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि इंग्लैंड में बहुत ठंडक होती है, या फिर जो हमारा यूरोपीय देश है वहाँ पर बहुत सारी ठंडक होती है। आपने ये भी सुना होगा कि जो अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आप देखते होंगे, अफ्रीका में आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप भारत की ही बात कर लोगे तो जम्मू कश्मीर में और देखोगे इतना पहाड़ी इलाकों में कितनी ज़्यादा जो है सर्दी रहती है। लेकिन अगर वही दक्षिण भारत की बात करोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप सोचते होगे कभी कभी कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों होता है, जैसे सूरज से टेम्परेचर बराबर क्यों नहीं होता। तो ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। अगर भूगोल के आप स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों होता है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो है हर दिन हर मौसम में हर साल टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। इसके पीछे रीजन क्या होते हैं, एक तो होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना, यानी कि पृथ्वी, आप लोगों को मालूम होगा पृथ्वी की कितनी गतियां हैं, 2 गतियां। ठीक है, एक होता है जो पृथ्वी क्या करती है, अपनी धुरी पर ऐसे घूमा करती है, और दूसरा क्या करती है, सूरज कैसे चारों ओर घूमा करती है, तो 2 गति करती है। ठीक है, दूसरा क्या है, पृथ्वी सूर्य की किरणों का नतिकोण। आप लोगों को मालूम होगा कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या है, थोड़ा सा झुकी हुई है, थोड़ा सा झुकी हुई है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अगर आप ऐसे देखोगे तो एक कोण बन जाता है, और जो ये सूरज की रोशनी पड़ती है ये हर जगह पर बराबर नहीं पड़ती है। तिरछी होने की वजह से अलग अलग तरीके से रोशनी पड़ती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के जो एंगल हैं वो यहाँ पर बनते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है यहाँ पर कि जो हर जगह पर टेम्परेचर होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तीसरी चीज़ होती है दिन की अवधि। आप लोग ये भी देखते होंगे कि कभी कभी दिन छोटे होते हैं, कभी कभी दिन बड़े होते हैं। तो छोटे दिनों में कम सूरज की रोशनी प्राप्त हो पाती है, बड़े दिनों में ज़्यादा प्राप्त हो पाती है। ये भी एक बहुत बड़ा
रीजन होता है यहाँ पर। इसके अलावा स्थल का विन्यास, और बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि जिस तरीके से स्थल होगा उस तरीके से उसकी हीट पे जो है असर पड़ेगा। जैसे अगर आप कभी कभी ये चीज़ देखते होगे, मान लीजिए गर्मी में आप क्या करो कि धूप खूब हो रही हो और लोहा और इसके अलावा लकड़ी दोनों धूप में आप डाल करके आ जाओ, और उसके बाद में आप शाम को जा करके दोनों चीज़ों को छुओ, तो छूने से आपको क्या पता चलेगा कि लोहा ज़्यादा गर्म है कि लकड़ी ज़्यादा गर्म है। तो लकड़ी कम गर्म होगी लेकिन लोहा ज़्यादा गर्म होगा। तो ये भी स्थल का विन्यास उसी तरीके से होता है कि रेतीला इलाका है या पहाड़ी इलाका है या मैदानी इलाका है या वृक्षों का इलाका मानी कि जंगली इलाका है, उस आधार पर भी टेम्परेचर का पड़ता है। जैसे जहाँ पर बहुत सारे जंगल होंगे वहाँ पर चाहे जितनी ज़्यादा धूप हो लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन ही रहेगा। लेकिन जहाँ पर अगर आप देखोगे मरुस्थली इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर धूप अगर कम भी होगी लेकिन अगर रेत गर्म हो गई तो फिर वो एरिया क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस पर करती है। सूर्य तप को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारण है वो है नतिकोण। नतिकोण मैंने आपको समझा दिया, बाकी जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए पृथ्वी है और ये देखिए उत्तर से दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई है। अब यहाँ पर आप एंगल देखिए ध्रुवों की तरफ कैसा बन रहा है, कर्क रेखा पर देखिए कैसा बन रहा है, विषुवत वृत्त पर देखिए कैसा बन रहा है, मकर रेखा पर देखिए कितना बन रहा है। अब यहाँ पर 47 डिग्री बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 66 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 43 डिग्री बन रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे होगे कि यहाँ पर अलग अलग तरीके का जो टेम्परेट जोन है वो आपका क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ ये भी जान लो, अक्षांश जितना उच्च होगा, ठीक है, किरणों का नतिकोण उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि अक्षांश जितना ज्यादा होगा, आप जितने ज्यादा अक्षांश पे चले जाओगे नतिकोण उतना ही क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। यानी कि सूरज की किरणें उतनी ज्यादा तिरछी पड़ रही होंगी, और जितनी ज्यादा तिरछी किरणें पड़ेंगी उतना ही जो ऊर्जा है वो वहां पर कम मिलेगी। तो ये आप कभी कभी जैसे सोचते होंगे कि ध्रुवों पर इतनी ज्यादा सर्दी क्यों होती है, अगर ये आपसे कभी रीजन पूछा जाए तो कि ध्रुवों पर सबसे इतनी ज्यादा सर्दी क्यों होती है, तो उसके पीछे रीजन में अगर कहीं आपको ऑप्शन में नतिकोण दिख जाए तो आप नतिकोण को तुरंत बिना हिचक के टिक कर दीजिएगा कि पृथ्वी के झुकाव के कारण, अच्छी झुकाव के कारण, या फिर नतिकोण के कारण। नतिकोण जो बनता है उसकी वजह से क्या होती है कि जो ध्रुव होते हैं वो सबसे ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और जो विषुवत वृत्त होता है वहाँ पर सूरज की रोशनी जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी वजह से क्या होती है, प्राप्त यहाँ पर आप लोगों को होती है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये आपका क्या है, ये है आपका यहाँ पर पूरा का पूरा वायुमंडल। अब अगर कोई यहाँ से मान लीजिए इसके बीच की दूरी जो है वो ये यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी है, इतना 5 किलोमीटर चौड़ा वायुमंडल है। यहाँ से सूरज की कोई रोशनी आई ऐसे गुजर गई तो इसको कितना गुजरना पड़ा, 5 किलोमीटर गुजरना पड़ा। अब इसी जगह पर अगर सूरज की कोई रोशनी ऐसे आकर के गुजरेगी, ऐसे तिरछी आकर के गुजरेगी, तो ये वायुमंडल की लंबाई यहाँ पर क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। भाई जितना ज़्यादा तिरछी होगी उतना ही ज़्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा वायुमंडल से गुजरना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वो वायुमंडल से गुजरेगी उतना ही इसका क्या होगा, ह्रास होगा। इस वजह से भी जितना तिरछी रोशनी आएगी उतना ही उसमें क्या होगा, उसका जो उसमें जो हीट होगी वो कम होगी। इस वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इसीलिए इसका नाम ही भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ताकि आपको सारे बेसिक प्रिंसिपल्स पता चल जाए, बेसिक रीजन इसके पीछे क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पर सौर विकिरण का वायुमंडल से होकर के गुजरना। दोस्तों इसमें दो चीज़ आपको जानना है। लघु तरंगों के लिए, सौर विकिरण के लिए वायुमंडल क्या होता है, पारदर्शी होता है। यानी कि जितनी भी लघु तरंगें होती हैं ये क्या होती है, ये सौर विकिरण से आसानी से क्या वायुमंडल क्या होता है, इनको अपने अंदर आने देता, कहता आ जाओ भाई आ जाओ, आप छोटे लोग हो आ जाओ। लेकिन अब बात करो कि यहाँ पर अगर, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये गुजरता है तो क्षोभ मंडल में जो जलवाष्प, ओजोन, ये चीज़ें होती हैं, ये अवरक्त किरणों को यानी कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। कौन अवशोषित करता है, क्षोभ मंडल में ओजोन होती है, आप जलवाष्प होती है, ये सब लोग क्या करते हैं, इसके अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, इंफ्रारेड्स होती हैं, इनको ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से पृथ्वी पर नहीं आते, हानिकारक किरणें होती हैं। इसी से उदय और अस्त होने के समय में सूर्य क्या होता है, जो है वो हम लोगों को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसका रीजन ये तो कई बार सवाल पूछा गया कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो धरती पर जो बहुत सारा जो पानी है और इससे जब रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर जो किरणें जाती हैं तो उसके प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो हमारा आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन याद रखिए, प्रकीर्णन से सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि क्या रीजन है कि वो नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन ऑप्शन में दिखेगा, आप उसको लगा दीजिएगा। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पर पृथ्वी का जो सतह है इसमें सूर्य तप का स्थानिक वितरण कैसा रहता है, तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि सबसे अधिक सूर्य ताप उपोष्ण कटिबंध मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मेघाच्छादन जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है। अब एक चीज़ अगर आप देखो, मान लो जैसे यहाँ पर बहुत सारे बादल 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 हैं, अब यहाँ पर अगर सूरज की रोशनी आएगी तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग काफ़ी हद तक इसको रोशनी को सोख लेंगे, तो यहाँ पर कम क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी कम रोशनी पहुँचेगी। लेकिन अगर इसी जगह पर केवल हल्के से बादल होंगे या बिल्कुल बादल नहीं होंगे तो जितनी रोशनी आएगी ये सब क्या होगी, सब अंदर आती, सूरज की जो गर्मी होगी वो क्या होगी, सब अंदर आती चली जाएगी। इस वजह से क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि इसी वजह से मरुस्थलीय इलाकों में क्या होता है, यहाँ पर
ज़्यादा जो है गर्मी आती है, और जो बादल वाले जहाँ इलाके होते हैं वहाँ पर गर्मी कम आती है। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है कि अब आप पूछोगे कि मरुस्थलीय इलाकों में बादल होते क्यों नहीं है, तो बादल चूँकि हवा पतली, जब जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी वो हवा पतली होकर के चली जाएगी, जब हवा पतली होकर के चली जाएगी तो यहाँ पर बादल कहाँ बचेंगे, तो गर्मी की वजह से बादल भी यहाँ पर नहीं बचते हैं। ठीक है, अब वायुमंडल का तापमान और शीतलन की बात आती है, फिर बात आती है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट यहाँ से पढ़ लीजिएगा पूरा, इन्होंने बहुत अच्छा लिख करके दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से थोड़ा समझा देता हूँ। देखो पृथ्वी का ऊष्मा बजट इन्होंने बताया कि जैसे 100% ऊष्मा जो है वो आती है पृथ्वी पर, मान लीजिए सूरज की रोशनी को हम 100% माने, ये आती है। अब ये बादलों से क्या होती है, पहले तो बादलों द्वारा हो जाती है, 27% बादलों द्वारा लौटा दी जाती है, फिर मान लो अंदर आ गई तो अब ये पृथ्वी द्वारा 2% इधर से लौटा दी जाती है। ठीक, अब अंतरिक्ष में 6% जो है वापस चली जाती है। अब पृथ्वी प्रकीर्णित विकिरण लौट करके आता है कितना, 17%। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से कितनी आ जाती है, 14%। वायुमंडल द्वारा कितनी ऑब्जर्व कर ली जाती है, 14%। तो इस तरीके से आप अगर देखोगे क्या होता है, ये लघु किरणों के लिए, ये दीर्घ किरणों के लिए। इस तरीके से क्या होता है कि 35 इकाइयों को छोड़ करके 65 इकाइयाँ क्या होती हैं, अवशोषित हो जाती हैं। इस तरीके से अगर आप जब यहाँ पर नीचे आकर के देखोगे तो पृथ्वी का जो संतुलन होता है टेम्परेचर का, वो क्या होता है कि ये जो 65 इकाइयाँ आने वाली और 65 इकाइयाँ जाने वाली, ये इसको क्या कर देती है, संतुलित कर देती है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जो होता है ना तो पृथ्वी कभी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ना तो बहुत ज़्यादा कभी पृथ्वी ठंडी होती है। उसके पीछे रीजन होता है ऊष्मा का संतुलन, यही कि जितनी रोशनी आ रही है उसमें जितनी ज़रूरत है उसको रोक भी लेती है और जितनी ज़रूरत है उसको वापस भी कर देती है। कभी कभी क्या होती है कि जैसे मान लो कि पृथ्वी सूरज से रोशनी आ रही है, वापस लौट जा रही है गर्मी, तो क्या है, टेम्परेचर बराबर बना हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर के बाकी सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं तो यहाँ से भी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, और जो ये वाला टेम्परेचर बढ़ता है, ये वाला टेम्परेचर पृथ्वी क्या करती है, कंट्रोल या उसको जो बैलेंस है वो नहीं कर पाती। इस वजह से ही धरती का टेम्परेचर हर साल थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सूरज की वजह से नहीं बढ़ रहा है, हम जो ज़्यादा कर रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है। अब आगे बात आती है तापमान का वितरण नियंत्रित कैसे होता है, यानी कि टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंट्रोल कौन करता है। तो याद रखिएगा, इसको जो है आपको यहाँ पर 6 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। पहला होता है अक्षांश रेखा, ठीक। दूसरा होता है समुद्र तल से वो कितनी ऊंचाई पर है। तीसरा होता है समुद्र से उसकी डिस्टेंस क्या है। चौथा होता है कि हवा का जो चलन है वो किस तरफ होता है। पांचवा है कि वो कोष्ण या ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति वहाँ पर है कि नहीं है। और छठा है वहाँ पर स्थानीय कारक, ठीक है। ये 6 रीजन हैं जो किसी भी स्थान के टेम्परेचर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि समुद्र की दूरी, महासागरीय धाराएं, ठीक है, तापमान का वितरण, ये सब कैसे इसको प्रभावित करते हैं। ये आपको यहाँ से नीचे देखिए पूरा डिटेल में इन्होंने लिखा है, कब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कब टेम्परेचर कम होगा। देखिए हवाओं का वितरण इन्होंने दिखाया है, तो इससे आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो होंगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप प्लैंक का नियम देखेंगे तो प्लैंक का नियम कहता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वो उतनी ही अधिक ऊर्जा विकिरण करेगी और उसकी तरंग दर्द उतनी ही कम होगी। यानी कि एक वस्तु की जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसकी तरंग दर्द उतनी क्या होगी, कम होगी। अगर कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए किसी वस्तु का टेम्परेचर अधिक है तो उसका तरंग दर्द पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी तरंग दर्द क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसी को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। कभी डिफिनीशन क्लॉज की बात आ जाए तो। अब बात आती है इसके सवालों की, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप जवाब देने की हमको कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल है कि किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। ये सवाल आप बताइएगा, आईएएस लेवल का सवाल है, पूछा गया है। यूपीएससी ने इस सवाल को इस तरीके से सवालों को पूछा, ये सवाल नहीं पूछा लेकिन इस तरीके के सवालों को पूछा है। अब आपको बताने कि निम्नलिखित में से किन शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है, ये सवाल भी यूपीएससी ने इसी तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इसी तरीके के सवाल पूछता है और आप सरप्राइज हो जाते हो। आपको किसी भी कंपटीशन लेवल की किताबों में इस तरीके के सवाल नहीं मिलेंगे जो सिर्फ आपको एनसीईआरटी देता है, ठीक है। अब एक है यहाँ पर निम्नलिखित पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिला है। सूर्य ताप, एल्बिडो, समताप रेखाएं, वार्षिक तापांतर, ठीक है। फिर इन्होंने यहाँ पर बताया कि पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्रों की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का तापमान अधिकतम होता है, इसका मुख्य कारण क्या है। ये सब बहुत ही मतलब एकदम डीप लेवल के सवाल हैं और ये सारे सवाल आपको काम आते हैं यूपीएससी में। तो ये सारे 5 का सवालों को पीडीएफ से देखने की कोशिश कीजिएगा। फिर इनके जवाब जो है आपको मैं यहाँ थोड़ी देर से रोक भी दे रहा हूँ ताकि आप जवाब अगर इसका देना चाहें तो आराम से यहाँ पर पढ़ करके इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे 5 सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दोस्तों वीडियो अब ये पसंद आया होगा तो इसको एक लाइक आपको करना है। अगर आपको समझ में भी आ गया है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशंस वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम होंगे कामयाब एक दिन। हैव अ नाइस डे एवरीवन।